यहाँ पर एक पहले से एक्सटर्नल फील्ड है, अगर ये दो चार्ज आपस में रखे हुए हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, तब इनकी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी को ये इस तरह से फॉर्मूला दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है और यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये एक्सटर्नल एनर्जी भी तो इनकी एनर्जी को, इनकी पोटेंशियल एनर्जी को जो है अफेक्ट करेगी। क्यों अफेक्ट करेगी? क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये चार्ज यहां रखा है तो इस चार्ज को अगर अपन इन्फिनिट से इस पॉइंट तक लाते हैं तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बट यहां पर अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है तो जब इस चार्ज को हम यहां से लाएंगे इन्फिनिट से, तो न केवल इसकी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही? तो हमको यहाँ दो तरह के वर्क करना पड़ेंगे। एक वर्क तो ये वाला करना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसके अगेंस्ट, और एक इसको लाने में इसकी फील्ड के अगेंस्ट। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरह से दी जाएगी इसमें, तो जब एक्सटर्नल फील्ड मौजूद हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी दी जाती है। मान लिया एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पर पोटेंशियल है V1 और एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहाँ पर पोटेंशियल है V2। तो आपको पता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको बताया भाई U इज इक्वल टू, इसमें अगर हम यूनिट चार्ज का डिवाइड कर दें, पोटेंशियल में यूनिट चार्ज का डिवाइड कर दें तो अपने को V जो है उसको पोटेंशियल जी में यूनिट चार्ज का डिवाइड कर दें तो अपने को मिल जाता है पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है 1/4πε0 Q/R, और पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q0/R, है ना। तो दोनों में जो फर्क है वो केवल एक चार्ज का है। तो यूनिट चार्ज को अगर लाते हैं तो पोटेंशियल हो जाता है और किसी भी चार्ज को लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक्सटर्नल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर एक्सटर्नल के कारण पोटेंशियल V2 है। तो इसको इन्फिनिट से इस अकेले चार्ज को लाने के लिए इस फील्ड में कितना वर्क करना पड़ेगा, हम बोलेंगे QV1, क्योंकि अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को Q0V लिख सकते हैं, और यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा प्लस Q2V2, और दोनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी टोटल, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी of two charges when they are placed in external electric field। ये वाली बात समझ में आई क्या? देखो ये अकेला फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, केवल दो चार्ज यहां रखे हुए हैं। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब पहले से वहां पे एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है और यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पे पोटेंशियल V2। क्या इतनी बात समझ में आई? क्यों भाई, ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी से बोलो यस या नो, यस या नो बोलो जल्दी से, या आपने समझा दो एक बार और, जल्दी फास्ट रिस्पांस करो, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये जेईई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलो जल्दी से, अरे तुम लोग जल्दी से बोलो ना। नहीं बोलते ही नहीं है शायद, पता नहीं क्या है, चैट भी तो नहीं कर रहे हैं। क्यों तुम लोग आवाज बोलो ना, या तो चैट करो। या तो लेट पहुंचता है उनके पास। हाँ समझ में आ गया आर्या, और बाकी लोगों को जल्दी जल्दी मैसेज करो यार। आर्या समझ में आया? ओके जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ ये फॉर्मूला कब लगाएंगे। अगर मैंने केवल ये फॉर्मूला लिखा तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दो चार्ज रखे हों Q1 Q2 और एक्सटर्नल फील्ड क्या हो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। और ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, QV1 प्लस Q2V2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दोनों चार्ज रखे हों Q1 Q2 और एक्सटर्नल के कारण यहाँ पर पोटेंशियल गिवन हो और एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। ये देखो ये जो है आपको
बहुत ही यूजफुल है, जेईई और नीट के क्वेश्चन भी इससे से होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ओके चलिए, ओके मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे देख के बताओ कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है क्या। अच्छा अभी बताओगे कि मैं क्लास के बाद दूंगा, क्लास के बाद दूं कि अभी दूं, जल्दी बताओ। अभी सॉल्व करोगे कि क्लास के बाद करके मुझे भेजोगे, बोलो। Now we are going for very important topic. This is one of the most important topic. इसको बहुत अच्छे से समझना है ये वाले टॉपिक को, और ये वाला टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि आपको जेईई और नीट में भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएंगे इसमें। ओके सो हम यहाँ पे कंडक्टर्स, अगर कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब क्या है कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो हमको पहले से पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया था। व्हेन चार्ज रेस्ट में होते हैं, चार्ज बेसिकली मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर को हमने रखा है और कंडक्टर में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसका चार्ज रेस्ट में है, तो हम कहेंगे वो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उनके मोशन का स्टडी नहीं करने वाले हैं, उसकी मोशन की स्टडी हम लोग कहां करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जिसकी हम बात यहां करेंगे, और चार्ज जब मोशन में हो जाएगा तो उसको अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, जिसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई भी कंडक्टर जो है अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है तो क्या होता है। ओके तो सबसे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देखो अगर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वो कंडक्टर होता है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, तो इसको इंसुलेटर कहते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन। वो तो डेफिनेशन एक नॉर्मल आपको पता ही है कि चार्ज जिसमें करंट फ्लो हो जाती है वो कंडक्टर होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती वो तो इंसुलेटर होता है। एक तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली डेफिनेशन हमको याद रखनी जरूरी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं वो इंसुलेटर। ठीक है, इतनी डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमको ये पता करना है कि जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, चार्ज फ्लो नहीं कर रहे हैं, चार्ज रेस्ट में रखे हुए हैं, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है किसी कंडक्टर में। ठीक है, ओके वो हमको देखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ओके पहला, inside a conductor electrostatic field is zero। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। जरा इसको समझने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ओके, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। अगर इस कंडक्टर को पे मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर की खासियत क्या होती है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। फ्री का मतलब क्या है, ये कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के सामने प्लस आता है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस पे अट्रैक्ट होना चालू होते हैं, अट्रैक्ट होने चालू होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकते ऑब्वियसली, और यहाँ माइनस है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं, तो माइनस के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाती है।
तो देखो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एक अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। ये देखो, ये प्लस से माइनस की तरफ एक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे इधर आने लगते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो अपने एक्सटर्नल वाली की अपोजिट होती है। इस तरह से जो नेट फील्ड होती है अंदर वो जीरो हो जाती है। क्या ये वाली बात समझ में आई? जल्दी से मुझे यस बोल के बताओ। ठीक है, तो क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाली पॉइंट? पहला पॉइंट अच्छा समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ओके आदित्य जरा देखो एक बार फिर से। जैसे यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है खूब सारे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर पर बाहर से एक फील्ड लगाया। बाहर से फील्ड लगाया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस, तो बाहर कहीं प्लस रख दिया, यहां कहीं माइनस रख दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चालू हुई। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा है वो फील्ड यहां पे भी होनी चाहिए ई। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, आपको पता है इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ जाने लगेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मोशन करना चालू कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस है, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो यहाँ प्लस क्रिएट होने लगता है। अब फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो देखो बाहर वाली फील्ड तो ये प्लस से माइनस की तरफ ग्रीन से मैंने शो कर दिया। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस से माइनस की तरफ थी, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो अंदर वाली और एक बाहर वाली। और इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है। तो जब किसी कंडक्टर को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ यानी पॉजिटिव तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, और और दूसरी तरफ उस कंडक्टर में पॉजिटिव आने लगता है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, तो कंडक्टर के अंदर खुद की एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बात समझ में आई? जब कंडक्टर को अपन एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है, इसलिए नेट फील्ड जीरो हो जाती है। समझ में आ गया क्या आदित्य को और बाकी लोगों को? ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है क्या? यस करेक्ट, जो कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के हमेशा इक्वल होगी, यही कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, मीनिंग क्या है? ये बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज रखा है, ठीक है, मान लो इस पे प्लस चार्ज, एग्जांपल के लिए इस पे प्लस चार्ज है, तो ये बोलता है कि आपको पता, इतना तो सबको पता है, हमने फर्स्ट में ये देख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि जो प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है? आउटसाइड होती है, तो ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी किसी भी कंडक्टर से वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल सकती, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉट पॉसिबल होगी। अब ऐसा क्यों होगा इसको हमको चेक करना है। पहले जो बोल रहे हैं वो समझ में आया कि कोई भी कंडक्टर होगा उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी या उस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। ये वाली इतनी बात समझ में आई? पहले परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, ये वाली बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अब ऐसा समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों? ये वाली बात यस या नो लिख के बताओ।
पहले क्या कह रहा है वो समझ में आया? ओके, अब देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ओके, अब देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन मान लो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे सम एंगल पे है थीटा। आपको पता है अगर सर कुछ एंगल पे है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा कहेंगे, इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा कहेंगे, ये सबको पता है। अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, आपको पता है कि हाँ, आपको पता है कि यहां अगर कोई चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगा दिया तो ये चार्ज पर आपको सबको पता है F इज इक्वल टू QE विल बी द फोर्स, और इस फोर्स के कारण ये कहां चलने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो ये चार्ज क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट इधर आएगा और ये कंपोनेंट चार्ज को क्या कराएगा, मोशन कराना चालू कर देगा। और अगर चार्ज मोशन करना चालू कर दिया तो हम तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो सब बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो वैलिड ही नहीं होगी। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वैलिड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सरफेस के एंगल पे नहीं हो सकती, वो हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पर ही होगी। बोलो, बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, यस या नो बोलो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ओके ओके, चलें आगे। ओके ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन का मतलब वही है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक का मतलब है चार्ज रेस्ट में है ना, ऐसा नहीं कंडक्टर रुका हुआ, कंडक्टर तो कंडक्टर से मतलब नहीं, चार्ज से मतलब। ये बोलता है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है, Q0 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर प्लस Q चार्ज दे दिया, मान लो दो ये प्लस Q चार्ज यहाँ चार्ज दे दिया हमने कुछ। तो ये कहता है, पहले क्या कहता है वो समझ लेना, फिर हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ये कहता है कि ये जो चार्ज आपने दिया है, देखो ये चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं, इनसाइड आपने दिया, तो ये चार्ज अब इसमें आपने Q चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज कभी भी अंदर नहीं रह सकता है, ये कभी भी अंदर नहीं रह सकता है, ये हमेशा सरफेस से बाहर निकल के ही रहेगा। मतलब ये अल्टीमेटली ये सिचुएशन इसमें बदल जाएगी, ये चार्ज बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आप कोई आपने चार्ज यहां दिया तो ये पुटुक से बाहर आ जाएगा, टुर बाहर आ गया, फुर से बाहर आ जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगी, है ना, दो पंखे उड़ जाएंगे। क्या आया क्या समझ में, पहले क्या कह रहा है वो समझ में आया क्या। अगर आप कोई चार्ज दोगे, कोई चार्ज दोगे, है ना, होता है ना, कई कुछ लोग होते हैं उनको अगर आपने कोई सीक्रेट बताया, बोला ये किसी से मत बताना, तो 10 लोगों को जरूर बताएंगे और सबसे कहेंगे कि 10 लोगों को मत बताना, तो वो फुट से बाहर आ जाता है, कभी अपने अंदर छुपा के नहीं रख सकते। ये कंडक्टर भी वैसे ही है, कंडक्टर भी क्या करते हैं, उनपे कोई भी चार्ज अंदर देंगे तो हमेशा बाहर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई क्या, पहले क्या कह रहा है वो समझ में आया, क्यों कह रहा है अभी मैं समझाता हूँ, पहले क्या कह रहा है वो समझ में आया क्या, क्या कह रहा है वो समझ में आया। ओके, अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण अपन देख लेंगे। ओके, उसको अपन देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझे ऐसा क्यों हो रहा है। अभी अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सबको पता है ये वाली प्रॉपर्टी, ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अगर अपने पास ये कंडक्टर है, इसको अपन ने Q चार्ज दे दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होनी चाहिए, ये भी अपन ने देखा था इसमें, नहीं ये सॉरी इसमें नहीं देखा था, फर्स्ट वाले में देखा था, ये वाला इनसाइड, ये वाला फर्स्ट वाले में अपन ने देखा था, ये अपन ने फर्स्ट वाले में प्रूव किया था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी जीरो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अब अपने को याद करो, अपन ने गॉस लॉ पढ़ा था, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर आप
इसमें अपन ने क्यू चार्ज दे दिया ना, प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, अपन ये प्रूव करने वाले कि प्लस क्यू चार्ज केवल बाहर रहेगा, अंदर नहीं रह सकता है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि अगर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस बना लूं, ये गॉसियन सरफेस बिल्कुल मैंने टच करते हुए बना दी, तो इससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, कितना फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ds इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, यही बोला था। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अब जरा देखो, ये कहता है गाउस लॉ। अब अगर इस पे हमने कोई चार्ज दिया है तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो चार्ज है ये सरफेस पे ही रहेगा, ये अंदर नहीं रह सकता। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो गॉस लॉ हमने लगा दिया और हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, यही बोला था अपन ने, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। तो आपने क्यू चार्ज इसको दिया है, बोलता है यहां पे कोई क्यू नेट चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली जो क्यू चार्ज होगा वो कहां होगा, सरफेस पर होगा। ये वाली बात समझ में आई कि अच्छे से बोलो, समझ में आ गई क्या, ये वाला समझ में आया एक्सप्लेनेशन, सबको आ गया समझ में। चले आगे हम लोग फोर्थ पे चले क्या, फोर्थ पे चल रहा हूं मैं, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फोर्थ पे चल रहा हूं, जरा देखिए फोर्थ वाला, ये बोलता है, देखो जरा ध्यान से अच्छे से इसको समझ लो, ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जैसे मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, अरे नहीं पिया ही नहीं, मैं भूल गया, मैं ले जा लीजिए, कोई बात, मैं पिया ही नहीं उसको, ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो ये बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये देखो, ये पूरा वॉल्यूम है कंडक्टर का, मतलब जैसे ये कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है सर, ये कंडक्टर है मान लो, तो ये पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहने वाला है। बात समझ आ रही, इस पूरे, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इसके अंदर वाले पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, किसी भी पॉइंट पे निकालूंगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे शेप कैसा भी हो। कैसे हो रहा है इसको जरा समझ लें। देखो ये पूरा वॉल्यूम है ना, तो मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट बनाया P, ठीक है, यहां एक पॉइंट बनाया Q, देखो ये इनसाइड है, ये सरफेस पर है, ठीक है, यहां पे बना लिया R, यहां पे बना लिया T। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट Q विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट R विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट T एंड विल बी अ कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, V एट सरफेस। सरफेस वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो P है और एक तो T। पहले क्या कह रहा है ये समझ में आया, पहले ये समझो कि क्या कह रहा है, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि क्यों कह रहा है। पहले अपने को यही समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहा है, तो ये बात समझ में आएगी कह क्या रहा है, जल्दी से बोलो यस या नो में, ये कहना क्या चाह रहा है ये समझ में आया क्या। ओके ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आई थिंक क्या कह रहा है। अब क्यों कह रहा है इसको समझें, ठीक है, क्यों कह रहा है इसको समझें। ओके हाँ, अब क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है। अंदर तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, याद कर ध्यान रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा है। पोटेंशियल कितना हो रहा है समझो,
अंदर के जो पॉइंट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं अंदर Q पॉइंट पर और अंदर R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तब तो आप जीरो ही बोलोगे, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं बोल रहा है, पोटेंशियल बोल रहा है कांस्टेंट और उतना ही होगा जितना सरफेस पर होगा। तो ये क्यों हो रहा है ये अपन समझते हैं, दोनों में फर्क समझ लेना, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट पोटेंशियल जीरो होना कंपलसरी नहीं है, मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मस्ट है कि जीरो ही होगी, ठीक है। ये बात अच्छे समझ में आना चाहिए। अब जरा देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। जरा देखो इसको, जरा देखो, ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना सबको पता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर यहां पर मान लो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मुझे इस Q चार्ज को A पॉइंट से उठाकर अगर मुझे B पॉइंट तक लाना है, तो A से B तक लाने में, A टू B तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या? वर्क मुझे तभी करना पड़ेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाली बात समझ में आई क्या? जैसे हम जल्दी बोलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क जीरो हो जाएगा। ओके, अब जरा देखो अपन क्या बोलते हैं, मान लो इस P पॉइंट, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, याद करो पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन थी। पोटेंशियल इज बेसिकली किसी भी चार्ज, यूनिट चार्ज को इन्फिनिट से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन है उसी को अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट पर मुझे किसी चार्ज को लाना है तो इन्फिनिट से P तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क इस P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई क्या? ओके, ये बात समझ में आई। अब अगर इन्फिनिट से मुझे किसी चार्ज को P तक लाया और उसके अंदर Q तक लाना है, तो यहां पे दो वर्क करना पड़ेगा, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो देखो W2 जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। W2 जीरो क्यों होगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती है तो वर्क डन जीरो होता है। बोलो समझ में आया क्या बात? क्यों, मेरी बात समझ में आई क्या? ओके, देखो जरा एक बार फिर से देख लो, यहां पर एक P पॉइंट है और अंदर एक Q पॉइंट है, ये कंडक्टर है अपने पास, है ना, ये क्या है, कंडक्टर। पोटेंशियल अगर P पर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ऐसे बोलता हूं। तो मैंने किसी चार्ज को इन्फिनिट से P तक लाया, तो इसमें मैंने वर्क किया W1, ये वर्क डन ही Vp होगा। अब मुझे उसी चार्ज को P तक लाना है और उसके बाद मुझे उसको P से Q तक लाना है, तो यहां W2 वर्क होगा। तो जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द टोटल वर्क? टोटल वर्क विल बी W1 प्लस W2, और W1 का जो वर्क है, W1 का जो वर्क है वो तो Vp के बराबर है, पर W2 तो जीरो होगा ना। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इसलिए जो टोटल वर्क होगा वो केवल Vp के बराबर होगा। मतलब यहां से यहां तक चार्ज को लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा W इन्फिनिट से Q तक, वो Vp ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस पर होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस या नो बोलो, जल्दी से बोलो, समझ में आ गई? तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं फिर। ओके, टाइम भी हो गया है।